गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। जितने भी लोग एसएससी का एग्ज़ाम लिख रहे हैं या पीसीएस का एग्ज़ाम लिख रहे हैं या पुलिस का एग्ज़ाम लिख रहे हैं या आईबी का एग्ज़ाम लिख रहे हैं या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें जीएस आता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। हाँ, ये एनटीपीसी का ज़रूर है, लेकिन आप सबको पता है कि सारे 5 सब्जेक्ट सभी में सेम ही होते हैं। ठीक है, सो दैट आज इस सेशन को ऐसा ना सोचें कि ये तो एनटीपीसी का है इसलिए मैं नहीं देखूंगा। आप सभी लोग इस सेशन को देख सकते हैं। पिछले जो सेशंस हुए हैं उनका आज हम रिपीटेशन भी कुछ सवाल हमको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज सेड टू हैव होस्टेड एट, कहाँ पर होस्ट किया गया, लेकिन ये कब किया गया हमें पता चल गया 1906 में। तो पहली बार भारत का जो नेशनल फ्लैग जो था वो 1906 में होस्ट किया गया। कहाँ किया गया? राइट आंसर है कलकत्ता। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, सुनो ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। आप सभी को पता है कि यार जो 1905 जो साल था, 1905 जो साल था, उस समय जो वायसरॉय जो हुआ करता था ना, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, मैं इसका कलर वाइट ले लेता हूँ। हाँ, लॉर्ड कर्जन जो थे वो वाइसरॉय हुआ करते, ये सबको पता है। अच्छा, 1905 को जब लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय थे, उसी समय 1905 में ही उन्होंने क्या किया? बंगाल पार्टीशन किया। सुनना ध्यान से बेटा, बंगाल का पार्टीशन किया। अच्छा, बंगाल का जो पार्टीशन किया वो किसके आधार पर किया? बंगाल पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। देखो, जितने लोग पढ़ने वाले होंगे जिनको सिर्फ ऐसा नहीं है कि यार हमें कितने क्वेश्चन करवा रहे हैं, हम आपको सब करवाएंगे बेटा, लेकिन एक करके सारी बात ध्यान से समझते हैं। बंगाल पार्टीशन किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन किया, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, अपसेट हो गया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन किया, धर्म के आधार पर किया। तो सबसे पहला बंगाल कौन सा बना? एक बना ईस्ट बंगाल बना, और दूसरा जो बंगाल बना वेस्ट बंगाल बना। दूसरा जो बंगाल बना वेस्ट बंगाल बना। अच्छा, जो ईस्ट बंगाल बना था इसमें मुस्लिम लोग ज्यादा थे। जो बंगाल बना था इसमें मुस्लिम लोगों की संख्या ज्यादा थी। जस्ट मिनट, हाँ अब सही शायद, हाँ, इसमें मुस्लिम लोगों की संख्या ज़्यादा थी। और जो वेस्ट बंगाल जो बना था इसमें हिंदू लोगों की संख्या ज़्यादा थी। अच्छा, ये धर्म के आधार पर जो पार्टीशन किया जा रहा था, इसका विरोध किया गया, और इसके विरोध के लिए उधर एक स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। किसने स्वदेशी मूवमेंट चलाया? स्वदेशी मूवमेंट। यदि किसी ने पूछ लिया कि स्वदेशी मूवमेंट जो है वो क्या है, इस बंगाल पार्टीशन के विरोध में था, और ये कब चलाया गया? 1905 को चलाया गया। अच्छा, किसके द्वारा चलाया गया? एक उसमें मेन लीडर रविंद्रनाथ टैगोर थे। सुना ध्यान से, रविंद्र साथ साथ में लिखते भी जाओ। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो यहाँ पर एक मेन लीडर थे स्वदेशी मूवमेंट में। इसी स्वदेशी मूवमेंट 1906 में भी गया। तो 1906 में 1906 में जब ये स्वदेशी मूवमेंट हुआ, एक साल खत्म हुआ, दूसरे साल फिर से हुआ, तो इसी स्वदेशी मूवमेंट की एक इवेंट में क्या किया गया? हमारा फ्लैग होस्ट किया गया, है ना, फ्लैग होस्ट किया गया। तो ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा एक कौन सा मूवमेंट था जब हमने पहली बार भारत का तिरंगा या भारत का झंडा लहराया था। वो था आपका स्वदेशी मूवमेंट का एक इवेंट था, उसमें हमने भारत का झंडा पहली बार लहराया था। ऐसा आपको पता होना चाहिए 1906 में। अब सुना ध्यान से, मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और लिख रहा हूँ। इधर मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है। क्या क्या बातें हैं कि जो झंडा फहराया गया उसके बीच में, बीचों बीच में एक वर्ड लिखा था, वंदे मातरम। क्या लिखा हुआ था? वंदे मातरम। अब मुझे बताओ कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? तो गाया गया था 1896 में। सुना ध्यान से, 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कलकत्ता सेशन था ना, कलकत्ता सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता
सेशन में ये पहली बार इसे गाया गया। किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। सुना ध्यान से, किसने गाया? तो रविंद्रनाथ ने गाया। रविंद्रनाथ ने गाया, रविंद्रनाथ जी ने गाया। अच्छा, ये वंदे मातरम लिखा किसने है? मैं ऊपर लिख देता हूँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यहां पर लिख देते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है लिखा। अच्छा, ये क्या है हमारे देश का? आप सभी को पता है, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम पहली बार 1896 में कलकत्ता में INC के सेशन में गाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। लिखा किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और पहली बार हमारे देश में जो झंडा फहराया गया 1906 को फहराया गया। और ये कहाँ पर फहराया गया बेटा? आप सबको पता है, कोलकाता में फहराया गया। इतनी बात मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गई होगी। राइट आंसर कलकत्ता हो गया। अब मुझे ये बताओ, जो मैंने पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि यार आपका फ्लैग सत्याग्रह कब हुआ? फ्लैग सत्याग्रह, सुनना ध्यान से, सत्याग्रह रिपीट हो रहा है। फ्लैग सत्याग्रह कब हुआ? 1923 को हुआ। अच्छा, ये कहां पर हुआ? ये कहां हुआ बेटा? ये नागपुर में हुआ। तो फ्लैग सत्याग्रह कहाँ हुआ? आप सभी को पता होना चाहिए, ये हुआ नागपुर में हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ बच्चों? ये फ्लैग सत्याग्रह 1923 में नागपुर में हुआ। अच्छा, ये नागपुर में तो हुआ, लेकिन इसके लीडर कौन थे? सरदार पटेल थे। सुनना ध्यान से, कहाँ कौन थे बेटा? सरदार पटेल इसके लीडर थे। तो फ्लैग सत्याग्रह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली बार झंडा कब फहराया गया वो सब आपको मैंने बता दिया। अच्छा, और कब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 22 जुलाई 22 ऑफ जुलाई 1947 को हमने क्या किया? हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। क्या किया बेटा? नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। अब मुझे ये बताओ, अडॉप्ट किया, ये बताएंगे यार, झंडा कमेटी है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, एक झंडा कमेटी थी। उस झंडा कमेटी के चेयरमैन, अब आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर। इंपॉर्टेंट है, फ्लैग कमेटी, इसे झंडा या फिर हम फ्लैग कमेटी कह सकते हैं। तो फ्लैग कमेटी के चेयरमैन कौन थे वो आप लोग बताएंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई, आपने साथ साथ में लिख लिया होगा। यदि चले गया तो आप हमारे इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। ये हम यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, ओके, ये सवाल और जवाब दोनों साथ साथ में ही आ चुके हैं। पिस्टल इन अ फ्लावर क्या है? फ्लावर क्या है जो है, सॉरी, पिस्टल क्या है ये पूछा गया है। सुनना ध्यान से, सबसे पहले दो चीजें होती, सुनो बेटा ध्यान से। एक होती एंड्रोसियम, सुनना ध्यान से, एंड्रोसियम है ना, आप सभी को पता होगा, गाइनोसियम और एंड्रोसियम। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पर आपको एंड्रोसियम लिखता हूँ। एंड्रोसियम क्या होता है कि मेल फ्लावर का, है ना, सुनना ध्यान से, मेल फ्लावर का, एक मेल फ्लावर का क्या होता है? सेक्स ऑर्गन होता है। सेक्स ऑर्गन होता है। सबका ध्यान मेरी तरफ। एंड्रोसियम एक मेल फ्लावर का सेक्स ऑर्गन होता है। और एक होता है गाइनोसियम, एक होता है गाइनोसियम। गाइनोसियम ये क्या होता है? ये फीमेल फ्लावर का, सुनना ध्यान से, ये होता है फीमेल फ्लावर का, प्यार से सुन, फीमेल फ्लावर का ये सेक्स ऑर्गन होता है। ये सेक्स ऑर्गन होता है। ये जो मेल फ्लावर जो होता है इसमें पॉलन ग्रेन होता है, इसमें पॉलन ग्रेन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें स्टिग्मा होता है। इसमें क्या होता है? स्टिग्मा होता है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि यार ये स्टिग्मा होता है। अच्छा, इसमें पॉलन ग्रेन होता है। अच्छा, इसी में जो होता है इसको पूरा पिस्टल फ्लावर जो होता है इसमें स्टिग्मा होता है। और स्टिग्मा किसके अंदर होता है? पिस्टल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? पिस्टल के अंदर होता है। ध्यान से सुनिएगा कि पिस्टल के अंदर आपका क्या होता है बेटा? ये आपका स्टिग्मा, स्टाइले, स्टिग्मा भी होता है, स्टाइले भी होता है, और आपका क्या होता है? ओवरी भी होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? तो गाइनोसियम जो आपका फीमेल फ्लावर है, जो एक फीमेल फ्लावर का सेक्स ऑर्गन है, उसके अंदर पिस्टल होता है और उस पिस्टल के अंदर स्टिग्मा होता है। तो जब पॉलन ग्रेन, आप मेरी बात समझ में आ रही होगी, प्लस स्टिग्मा मिलता है,
जब स्टिग्मा मिलता है तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं बेटा, पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन कैसे होता है यार, पॉलिन ग्रेन उड़ते हुए जाता है तो यार हवा के माध्यम से, एयर, हवा उड़ा कर लेकर जाती मेल फ्लावर के पॉलिन ग्रेन को फीमेल फ्लावर के पास, या फिर रेन बारिश लेकर जाती है, या फिर आपके बर्ड्स लेकर जाते हैं, या फिर आपके बटरफ्लाई लेकर जाते हैं, या बटरफ्लाई लेकर जाते हैं। क्योंकि यार ये एक मेल फ्लावर फीमेल के पास कैसे जाएगा, बटरफ्लाई, तो वो क्या होगा, ये नेचर लेके जाता है, या हम कह सकते हैं इंसेक्ट लेकर जाते हैं। तो हमने क्या कहा, एंड्रोसियम एक मेल फ्लावर का सेक्स ऑर्गन है, गाइनोसियम फीमेल फ्लावर का सेक्स ऑर्गन है, और इसके अंदर पिस्टल होता है, और इसी पिस्टल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइले और ओवरी होती है। समझ में आया क्या इतना बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं। हम पूरी स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि आप जो है इस इंफॉर्मेशन को अपनी नोटबुक में लिखें। आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल हमारे हो चुके हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। सुनना बेटा, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, कंट्रीज हैविंग पर कैपिटा इनकम फॉर मोर देन, आपका क्या हो जाएगा, US डॉलर 12 रुपये पर 12 रुपीज़ पर एनम एज द 2000 आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, रिच कंट्री कहते हैं। सीधी सी बात है भाई, इतने रुपए जो होते हैं उससे ज़्यादा का, सॉरी ये 12 रुपये नहीं है, 12,000 रुपये होंगे, ठीक है, 12,000, 12,000 रुपीज़, उसे हम रिच बोलेंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम क्या कह सकते हैं, मुझे लगता है इसके पहले कोई और सवाल नहीं था, ठीक है। तो ये आपका रिच कंट्री होगी, इसका राइट आंसर रिच कंट्री होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या कहेंगे, हु बिल्ड द सांची स्तूपा, सांची स्तूपा जो है वो किसने बनवाया था। ध्यान से सुनेंगे, सांची स्तूपा किसने बनवाया था। चलिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सांची स्तूपा जो है ये मध्य प्रदेश में है। पहली बात तो ये है कि जो सांची जो स्तूपा है, सांची स्तूपा जो है ये मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में है। सबको दिख भी रहा होगा, बढ़िया से मैं लिख रहा हूँ। ये सांची स्तूपा या स्तूपा जो होते हैं ना, स्तूपा का मतलब क्या होता है, स्तूपा का मतलब होता है जो डेड बॉडी पे जो स्ट्रक्चर बनता है ना, गौतम बुद्ध की डेड बॉडी पे जो स्ट्रक्चर है ना, डेड बॉडी जब जहाँ रखी जाती है, डेड बॉडी जो रखी जाती है उसका जो एक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया उसे स्तूपा कहते हैं। तो क्या होता है, बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। ध्यान सुनना, स्तूपा जो है वो आपका बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। तो हम कहेंगे कि सांची स्तूपा जो है ये एक स्ट्रक्चर है जो किस रिलीजन से जुड़ा हुआ है, आप सभी को समझ में आ गया, बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। किसने बनाया था, अशोका ने बनाया था। अच्छा, अशोका जो है ना वो कौन थे, मौर्यन एम्पायर के राजा थे। सुनना ध्यान से, कहाँ के, मौर्यन एम्पायर के रूलर थे। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो मौर्यन के फाउंडर कौन थे, इसका मौर्यन एम्पायर का सीक्वेंस लिख लेते हैं, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे पहला जो राजा जो हुआ उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, कई बार एग्जाम में सीक्वेंस पूछ लेता है। दूसरा जो था बिंदुसारा, दूसरा जो था आप सभी को पता होना चाहिए, बिंदुसारा। और तीसरा जो राजा हुआ उसका नाम था अशोका, उसका नाम था अशोका। और चौथा जो राजा हुआ उसका नाम बृहद्रथ, बृहद्रथ जो था वो लास्ट रूलर था। वो क्या था, लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर था, जो एसएससी वगैरह ने कई बार सवाल पूछा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा डिटेल में हम बात कर रहे हैं। तो सांची का स्तूपा हो गया, मौर्यन एम्पायर के बारे में बात कर लिया। अच्छा, गौतम बुद्ध के बारे में बात करना था। गौतम बुद्ध जो है वो कब पैदा हुए, कब मरे, आप सबको पता होना चाहिए। तो आपको 563 उनका बर्थ जो था, 563 और 483 याद रखिएगा, ये बर्थ है उनका, और उनकी ये जो है क्या है, डेथ है। और गौतम बुद्ध जब मरे तभी पहली, ये फर्स्ट बुद्ध, ये BC वाली बात है, ठीक है, याद रखना BC है, दोनों BC है। ये इसी समय पे क्या हो रहा है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है। क्या हो रही है बेटा, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है।
इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर। अशोका सांची स्तूपा को बनाया था, ठीक है। साथ साथ में आंसर भी दिखते जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, एनिमेशन का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया होगा। आई विल टेक केयर ऑफ इट इन नेक्स्ट क्लास। जेम्स गोसलिन जावा को बनाया। जेम्स गोसलिन जावा के एक लैंग्वेज है, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो थोड़ा सुनना क्या क्या याद रख सकते हैं, थोड़ा 2-3 बातें याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो आप सी याद रख लो, C++ और जावा, ये 3 लैंग्वेज के किसने बनाया था। अभी आगे सी और C++ का भी आएगा। तो जेम्स गोसलिन किसने बनाया, जेम्स गोसलिन ने बनाया। अच्छा क्या था ये सी, क्या था बेटा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी। C++ क्या थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी। ये भी क्या थी, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है वो आप सभी को शायद अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपका जो है प्रोग्रामिंग थी जावा और C++ दोनों ही। ये C++ का एडवांस वर्जन जावा बनाया गया। सी एक बहुत बेसिक लैंग्वेज थी, ठीक है। अब कंप्यूटर में आपको 2-3 बातें जानना पड़ेगा। एक होता है कंपाइलर, सुनना ध्यान से, एक होता है कंपाइलर याद रखेंगे, एक होता है इंटरप्रीटर, एक होता है इंटरप्रीटर और एक होता है असेंबलर। सुनना ध्यान से बेटा, असेंबलर। ये 2-3 बातें आप याद रख लो, असेंबलर। अच्छा एक कंपाइलर क्या करता है कि प्रोग्राम को, ये क्या करता है, प्रोग्राम को एक बार में रीड करता है कंप्लीट। ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज है ना, हाई लेवल लैंग्वेज HLL हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर जो होता है, स्पेलिंग देख लेना एक बार, शायद मैं गलत ना लिख दूँ। ठीक, कंपाइलर जो होता है, जो हमारा प्रोग्राम होता है ना, सी का प्रोग्राम, C++ का प्रोग्राम, जावा का प्रोग्राम, उसको हाई लेवल मतलब जो ABCD से लेकर ये 0, लो लेवल मतलब क्या होता है 0 और 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अच्छा इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन पढ़ता है, लाइन बाय लाइन पढ़ता है, लाइन बाय लाइन पढ़ता है। और यदि पहली लाइन में कोई गलती होगी तो पहले बताएगा, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, पूरा प्रोग्राम बताएगा और उस प्रोग्राम में कोई पूरा प्रोग्राम पढ़ेगा और उसमें जितनी भी गलतियां हैं उसे एक साथ बता देगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करता है। पहली लाइन में यदि गड़बड़ी है तो पहले बताएगा, फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा। तो ये लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को पढ़ता है और गलतियां लाइन बाय लाइन बताता है और कंपाइलर एक साथ प्रोग्राम को पढ़ता है। असेंबलर क्या करता है, ये असेंबली लैंग्वेज है ना, ध्यान समझना, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ये तीनों सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मुझे लगा आज यहाँ बता देना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। जेम्स गोसलिन जो है वो जावा के प्रोग्रामर है, जो जिन्होंने जावा बनाई है। और जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिससे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। कई बार कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर का यूज तो असेंबली लैंग्वेज के लिए किया जाता है। चलिए अब हम ये हमारा ये हो चुका, दूसरे पे हम स्विच कर रहे हैं। विच इंडस्ट्री यूज लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल। ओके यहाँ तक डन हो गया। अच्छा तो समझना ध्यान से, ये वाला सवाल है तो यार लाइमस्टोन जो है सीमेंट इंडस्ट्री यूज करती है, आपका आंसर भी यहाँ आ गया था। और डिटेल में बात कर लेते हैं। तो लाइमस्टोन जो होता है ना बेटा, सुनना ध्यान से, लाइमस्टोन जो होता है वो एक सेडिमेंट्री रॉक होती है। लाइमस्टोन जो होता है एक सेडिमेंट्री रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है। अच्छा सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है थोड़े समय के बाद में बताता हूँ। अब समझते हैं कि लाइमस्टोन जो होता है ना वो किससे बना होता है। लाइमस्टोन जो होता है वो किससे बना होता है, इसको समझाता हूँ मैं आपको, सुनो ध्यान से। कैल्साइट से बना होता है। किससे बना होता है, कैल्साइट से बना होता है। कैल्साइट को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। सुनिएगा ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो क्या होगा लाइमस्टोन के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट, उसे ही हम कैल्साइट के नाम से जानते हैं। अब रॉक समझ लो, सबसे पहले तो इग्नियस रॉक आती है। सुनना बेटा ध्यान से, सबसे पहले जो इग्नियस रॉक आती है,
इग्नियस रॉक जो होती है उसके बाद में मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, मेटामॉर्फिक बनती है, और उसके बाद में सेडिमेंट्री बनती है। उसके बाद में क्या बनती है? सेडिमेंट्री रॉक बनती है। जो इग्नियस रॉक होती है वो इग्नियस रॉक में क्या होता है? मिनरल्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, मिनरल्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा, जो आपका मेटामॉर्फिक जो रॉक होती है इसके अंदर फॉसिल्स पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, और ये इन्हीं दोनों रॉक के अंदर आपका क्रूड ऑयल पाया जाता है। इसी के अंदर क्या होता है बेटा? क्रूड ऑयल पाया जाता है। इसी के अंदर नेचुरल गैस पाई जाती है, इन्हीं के अंदर नेचुरल गैस पाई जाती है, इन्हीं के अंदर कोयला पाया जाता है, इसी के अंदर कोयला पाया जाता है, और इन्हीं के अंदर डायमंड भी पाया जाता है, इन्हीं के अंदर डायमंड भी पाया जाता है। तो ये आपका, ओ माय गॉड, आगे बढ़ गया, चलिए कोई बात नहीं, चलेगी इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से आप थोड़ा पीछे जा सकते हैं और आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, दूसरे क्वेश्चन की ओर हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब मुझे लगता है कि आज इस सेशन को यहीं पे रोकना चाहिए। अब नेक्स्ट सेशन में हम आपको आगे की बातें बताएंगे, सो दैट अभी के लिए जो है थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। फिर हम दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसी के बाद अभी हम सेम पेपर ही NTPC का कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।